ऐसा क्या कतर और इंडिया के बीच में हो रहा है? 28 अरब डॉलर की ट्रेड कतर और भारत के दरमियान जो है वो होने जा रही है। कतर के अंदर क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस मौजूद हैं, मतलब थोड़ी नंबर में कतर में वो इंडियंस नहीं है। 8,30,000 की इंडियन कम्युनिटी, 8,30,000 एंड वाइट एंड ब्लू कॉलर जॉब्स। 19 इंडियन स्कूल्स हैं यार वहां पे, 19 इंडियन स्कूल्स, इंडियन यूनिवर्सिटीज है कतर के अंदर। अब आप कतरियों को, अरबियों को ये ब्रदरली ब्रदरली इस्लामी इस्लामी नहीं कर सकते। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें उनके साथ। अब मोदी साहब ने अगली चीज जो करनी है, उन्होंने कहना जी मंदिर बनाए वहां पर। क्या पाकिस्तान की पोजीशन रह गई इस सारी गेम के अंदर? क्यों दुनिया हमें छोड़ गई? नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, कतर के जो अमीर हैं उनका भारत दौरा हुआ और बहुत ज़बरदस्त खबरें निकल कर आ रही हैं। ये तस्वीरें मैं लगा रहा हूं कि किस तरह पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा, किस तरह वो एयरपोर्ट चले गए उनको रिसीव करने के लिए, और किस तरह से मीटिंग्स हुई, बहुत सारी डील्स हुई हैं। तो ये सारी तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ इसलिए कि तस्वीर देखकर थोड़ा आप अंदाज़ा लगाएं कि दोनों की केमिस्ट्री कैसी है और दोनों देशों के बीच के रिलेशन जो हैं उनके बारे में मैं जो डील्स हुई हैं, एनर्जी की डील्स हैं, फूड सिक्योरिटी की बात है और बाकी सारी चीज़ें हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है कि भाई यूपीआई, कतर में अब यूपीआई चलेगा जी। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, कतर में अब यूपीआई चलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। अब धीरे धीरे यूपीआई का हमारा जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी डिटेल मैं आगे दूंगा वीडियो में। लेकिन कतर के अमीर के इस दौरे ने पाकिस्तानियों को बहुत, मतलब एक तरह से मेल्ट डाउन हो गया है पाकिस्तानियों का, और खासकर चीमा जी का। मैं ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। चीमा जी ने पिछले 24 घंटे में 3 वीडियो तो बना चुके हैं वो इसके ऊपर, 3 वीडियो इसके ऊपर वो बना चुके हैं और बहुत ज़्यादा वो गुस्से में लग रहे हैं, नाराज़ लग रहे हैं, फ्रस्ट्रेट लग रहे हैं। और उनका होना ऐसा लाजिम भी है क्योंकि पाकिस्तान के जो नेता है वो कानों में तेल डालकर सोए हुए हैं। उनको लग रहा है, चीमा जी को, कि भाई पाकिस्तान के नेता कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, बिल्कुल निठल्ले हैं, बिल्कुल निकम्मे हैं, और भारत जो है वो बाजी मारता जा रहा है। और खासकर अरब देशों में, मुस्लिम देशों में, जहां पर उनको लगता है कि पाकिस्तान का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो उनके हिस्से का मामला है, चूंकि वो मुसलमान है इसलिए। लेकिन ये हिंदू मोदी जो है वो जाकर वहां पर अपनी पैठ बना रहा है, अपने संबंध ठीक कर रहा है, और हिंदू मोदी अब जो है वो कतर में भी मंदिर बनवाने वाला है। तो एक झलक मैंने आपको अभी अपने वीडियो से पहले आपको दिखा दी कि चीमा जी का मेल्टडाउन किस तरह से हुआ है। लेकिन वो पाकिस्तान के लिए बेहतर सोच रहे हैं कि भाई जहां पाकिस्तान को होना चाहिए आज वहां पर भारत है, ऐसा कैसे हो गया? तो पाकिस्तान का भला चाह रहे हैं, ऐसा ही है ना? तो चलिए, अब आगे क्या क्या बातें हुई हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। वीडियो बड़ा मजेदार रहने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, साथ में मैं डिटेल्स भी देता चलूंगा। इंडिया जब दुनिया के लीडर्स आते हैं तो वो ऐसे नहीं आते। अब कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का चीफ जो है वो आया था अमीर के साथ। ये बंदे तो पाकिस्तान में हमें चाहिए जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चीफ आए हुए थे और उन्होंने आके मुलाकात की इंडियन लीडरशिप से। चीज़ें तो पहले ही तय हो गई हुई थी, ठीक है जी। और अब ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ये है इन एरियाज पे वो कन्वर्सेशंस करते हैं। इवन के कतर जो है वो रेडी है इंडियन पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के लिए इंडिया को जो अपनी पोर्ट्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनानी पड़ेंगी। और उन पोर्ट्स को बनाने के लिए देखें, ये है कतर से ले लो सपोर्ट, यूएई से ले लो सपोर्ट, मदद लो, कारोबार करो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज करो, बढ़ाओ, ठीक है। और ये इनकी, क्योंकि यूएई के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, कतर के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, ठीक है जी। तो इनको तो चीज़ें हाथ आ गई, हम नहीं कोई बना सके, हम चाइना के हाथ चले गए, वो हर चीज़ हमारी उधरी पुधरी हो गई। वाई इंडिया प्रेफर्स कतर, यूएई, ओमान ओवर सऊदी अरेबिया? इधर एक सवाल है, एक हर्डल है। सो आई लीव इट अपॉन यू। पहले तो मुझे थोड़ी सी गलती लगी। बिल्कुल, हम ऐसा नहीं करते। हम पाकिस्तान की तरह नहीं है कि हम किसी और के लिए किसी और से दोस्ती तोड़ देंगे। सऊदी अरब से हमारे अलग रिलेशन है, कतर से हमारे अलग रिलेशन है, और कतर के रिलेशन आज के नहीं है। आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको पता ही होगा
कि एक टाइम था जब कतर ने सऊदी अरब ने, इजिप्ट ने और एक आध और दो देशों ने कतर से अपने रिलेशन बिल्कुल खत्म कर दिए। और आज भी सऊदी अरब वाले कतर को कहते हैं कि टेररिस्ट स्टेट है और बाकी ये है वो है, ऐसा है वैसा है। वो कतरियों को पसंद नहीं करते। और उस वक्त 2 हफ्ते के भीतर उन्होंने बोला था कि सारे कतर के लोग जो है वो छोड़कर चले जाए, वापस चले जाए। आपको याद है कि नहीं है? उस समय कतर में हाहाकार मच गया था क्योंकि उन्होंने सारी सप्लाई रोक दी थी, सप्लाई लाइन रोक दी थी, ब्लॉक कर दी थी। कतर में खाने पीने की कमी हो गई थी। पता है आपको, कतर में कोई रेगिस्तान में कोई चीज उगती तो है नहीं, बहुत लिमिटेड है। तो वो भारत था, ये आज की बात नहीं बता रहा हूं मैं 20-25-30 साल पहले की बात बता रहा हूं। वो भारत था जिसने दोहा अग्रीमेंट के तहत जो कतर से अग्रीमेंट किया था कि हम अनाज की सप्लाई जारी रखेंगे, तो भारत ने वहां पर अनाज पहुंचाया, कतर के लोगों को भूखों मरने से बचाया। हमने सब्जियां पहुंचाई, हमने बाकी सप्लाई पहुंचाई। जब न सऊदी अरब साथ था इस्लामिक देश, न मिस्र साथ था इस्लामिक देश, न पाकिस्तान साथ था इस्लामिक देश, तब एक काफिर भारत देश था जिसने कतर के मुसलमानों की जान बचाई, उनकी मदद की, उनके बुरे वक्त में उनके साथ रहे। मैं फिर कहता हूं कि भारत जैसी डिप्लोमेसी आप नहीं कर सकते। आप इस्लामिक देश होते हुए भी इस्लामिक देशों के साथ वैसी डिप्लोमेसी नहीं कर सकते जो भारत एक काफिर देश होते हुए कर सकता है। क्योंकि इसके पीछे हमारा लालच नहीं है कि लालच करूंगा तो इसके बदले ये होगा। हम दिल से ही अच्छे हैं, हम अच्छे काम ही करते हैं। हाँ, लेकिन हम दुश्मनी भी बहुत तगड़ी तरीके से निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छाई है, बुराई भी है हम में। जब हम बुराई पर आते हैं तो फिर सबसे बुरे बनते हैं और छोड़ते नहीं है फिर। तो हमने कतर को उस वक्त भी मदद की है सर। थोड़ी सी गलती लगी, मैं समझा कि शायद एज पर जो प्रीवियस डाटा था उसके मुताबिक जो लोग हैं वो इतने नहीं हैं, लेकिन लेटर ऑन व्हाट आई रियलाइज कि दैट देयर आर 830,000 इंडियन कम्युनिटी है कतर के अंदर। 19 इंडियन स्कूल्स हैं, 1 इंडियन यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। आप यहीं से अंदाजा लगा लें। और कतर के जो अमीर का ये जो 2 दिन का दौरा था, मोदी साहब ने वैसे तो वैसे ही प्रोटोकॉल तोड़ दिया और उनको जो है वो छोड़ के आए। और अमीर साहब खुश हो गए होंगे। अमीर साहब ने कहा ठीक है यार, हमने उनके बंदे शंदे छोड़े थे और ये सारा कुछ हो गया, तो अब ठीक है। और इंडिया ने भी ई वीज़ा फैसिलिटी दे दी है कतरी नेशनल को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दिस इज अ ईयर ऑफ फ्रेंडशिप एंड ऑल दिस। एक पैक्ट हुआ है कतर एनर्जी एंड पेट्रोनेट के साथ, वो तकरीबन $78 बिलियन का। फिर इसी तरह कतर एनर्जी का एक पैक्ट हुआ है, 60 कार्गोज ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स आएंगे। इसी तरह हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स है, उनका एक एग्रीमेंट हुआ है इनके साथ। सो एग्रीमेंट तो बहुत ज़्यादा हुए हैं जी, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो एग्रीमेंट क्यों नहीं होंगे भाई? उनको भी नीड है, हमें भी नीड है, तो एग्रीमेंट हमें चाहिए ना। क्या दिक्कत है इसमें? और जहां आपने बात की $28 बिलियन की, तो सर नियर अबाउट $17 बिलियन की डील तो हमारी, ट्रेड तो हमारी हो रही है। ये देखिए, ये डेटा मैं आपको दिखाता हूं। इंडिया बायलैटरल ट्रेड विद कतर इन 2022-23 वाज $18.77 बिलियन। हाँ, करीब करीब $19 बिलियन की है। ये 2022-23 का डेटा है, 23-24 का डेटा अभी नहीं आया है, आ ही जाएगा। और इसमें हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, करीब 2 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं और करीब 16-16.5 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं। तो आप सोचो ना, हम कतर को $16.5 बिलियन दे रहे हैं। कतर हमसे कमा रहा है ना, और कतर की जो जरूरत है वो हम भी पूरी कर रहे हैं। अब देखिए, जो कतर जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, जो चीज़ें हम लेते हैं वो है LNG, LPG, केमिकल्स है, पेट्रोकेमिकल्स है, प्लास्टिक्स हैं, एल्युमिनियम आर्टिकल्स हैं। और हम जो वहाँ पर करते हैं वो है बेसिकली सेरल्स हैं, कॉपर आर्टिकल्स हैं, आयरन है, स्टील आर्टिकल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, स्पाइसेस हैं, प्रोसेस्ड फूड है, प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल है, मशीनरी है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, टेक्सटाइल, गारमेंट, केमिकल्स, प्रीशियस स्टोन्स, रबर, ये हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये एक्सपोर्ट भी अब धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे हमारा इंपोर्ट है, अब ये जो डेफिसिट है ये कम होगा।
और कतर जो है वो हमारा लार्जेस्ट सप्लायर है एलएनजी का। 10.74 MMT उसने 8.3 बिलियन डॉलर्स में उसने 2022 और 23 में एक्सपोर्ट किया है हमें, मतलब हमने उनसे लिया है, जो कि हमारा जो ग्लोबल एलएनजी का इंपोर्ट है भारत का, उसका 48% अकेले कतर से आता है। और कतर जो है वो लार्जेस्ट सप्लायर है एलपीजी का भी। हमने 2022-23 में 5.33 MMT जो है वो 4.04 बिलियन डॉलर्स में हमने वो कतर से इंपोर्ट किया है, एलपीजी जो रसोई गैस है, जो कि हमारे टोटल ग्लोबल एलपीजी इंपोर्ट का 29% है, 29%। इसके अलावा हमारा डिफेंस कॉर्पोरेशन भी है उसके साथ, जिसमें हम बायलैटरल अपने वो करते हैं, ट्रेनिंग स्लॉट्स है उनके डिफेंस के लोगों के लिए। हम दोहा इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन में भाग लेते हैं। इंडियन नेवल और कोस्ट गार्ड शिप जो हैं वो रेगुलरली कतर पर बायलैटरल कॉर्पोरेशन एंड इंटरेक्शन में भाग लेती रहती हैं, लगातार शिप्स हमारी जाती रहती हैं। तो रिलेशन बड़े, ऑलरेडी इनका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है हमारे रिलेशंस का, और आने वाले टाइम पे और ज़्यादा ये मजबूत होने वाला है, क्योंकि हमने इतनी बड़ी बड़ी डील्स की हैं हमने, जिनका जिक्र आपने किया, ये हमारी एलएनजी की सप्लाई के लिए, और बहुत हमने पैसे भी बचाए हैं इस पे, हमने कतर से डील करके लॉन्ग टर्म डील की है ना हमने, फ्रैंकली स्पीकिंग। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो पाकिस्तान शायद ख्वाहिश करता होगा कतर के साथ, हमारी भी है कतर के साथ, लेकिन उस तरह की तो नहीं है। कतर ने अब इंडिया को जैसे कहते हैं ना, अनइंटरप्टेड चीज़ें होनी है अब इंडिया के साथ। पैसा भी आएगा, बिजनेस भी आएगा, कारोबार भी होगा, और इंडिया का वो जो एक कंफर्ट जोन मिडल ईस्ट में वो एनहेंस हो गया जी। इंडिया का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा अब, ठीक है जी। और इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, जो कतर है वो एक्सेप्ट करेगा यूपीआई पेमेंट सिस्टम, एंड दे हैव एग्रीड कि वो अपनी जो बायलैटरल ट्रेड है और सेटलमेंट है वो अपनी करेंसीज में करेंगे। ओ गया जो डॉलर, इंडिया क्या करता है, इंडिया 24 घंटे काम करता है डॉलर को न्यूट्रलाइज करने के लिए। 24 घंटे एक ही काम करता है, डॉलर को कैसे नीचे लेके आना है। इंडियन लीडरशिप को आप क्या समझते हैं, वो है वही देखें, उनको इस चीज का पता है, उनको इस चीज का पता है भाईजान की करना है की नहीं करना, 100% उनको पता है। और उन्होंने ये चीज कर ली, उन्होंने कहा जी अपने पैसे को कम से कम डॉलर जाए, इसलिए तो वो कहते हैं कि अपने पैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है ना। और ये अगर हो जाता है, और आपको पता है सिंगापुर हो, दुनिया के हर मुल्क के साथ वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं, हर मुल्क के साथ, हर मुल्क के साथ, हर मुल्क के साथ। और उनको इस चीज की समझ है कि ये अगर हम करेंगे तो हमारी जो करेंसी है उसकी रेलेवेंस बढ़ेगी। करेंसी की रेलेवेंस कैसे बढ़ाते हैं, ऐसे ही बढ़ाते हैं, एंड दिस इज ऑल डिजिटल पेमेंट मेथड्स। कोई वो नहीं जाना, बैंकिंग सेक्टर्स ने काम करना है ताकि दुनिया को कहे हमारे पास इंडियन रुपी भी मौजूद है। और आपको पता है फिर जब इंडिया हो वो टेररिज्म का जिक्र क्यों ना करेगा। चलिए टेररिज्म पे बाद में आते हैं, जो यूपीआई है ना इस पे जरा पहले आते हैं। देखिए यूपीआई हमारी एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उभर के आया है यूपीआई, ठीक है, और ये ताकत के तौर पर इसलिए उभर कर आया है क्योंकि भाई इसमें हमने महारत हासिल कर ली और इसमें हमने साबित किया है दुनिया को, हमने इसमें दुनिया को साबित किया है। अब देखिए जैसे जिक्र किया ना, अब मैं बता देता हूं, देखिए ये दिखा रहा हूं मैं आपको, ट्रैकिंग कंट्रीज दैट एक्सेप्ट इंडियाज यूपीआई डिजिटल पेमेंट सर्विसेज। देखिए तो ओवरसीज मार्केट में यूपीआई जो पेमेंट्स हैं वो कहां कहां हैं जी, सिंगापुर, मलेशिया, यूएई, फ्रांस, नेपाल, यूके, मॉरिशस, श्रीलंका, इतना हो चुका है, ये चल रहा है। ये मैं बता रहा हूं कि वहां पे इंडियंस जाके कर सकते हैं। देखिए अब ये क्या बता रहे हैं, अगली उसमें पैरा में लिखा हुआ है इन्होंने कि फ्रांस, यूएई, सऊदी अरबिया, बहरीन, सिंगापुर, मालदीव्स, भूटान और ओमान, यहां पर जो है यहां पर यूपीआई सिस्टम चालू हो चुके हैं और यहां पर इंडियंस, दिस इंप्लाइज दैट इंडियंस विल नाउ बी एबल टू मेक पेमेंट्स थ्रू यूपीआई इन दीज कंट्रीज। इन कंट्रीज में इंडियंस यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकता है। मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि मैं इन किसी भी देश में जाऊंगा
मुझे इस बात की टेंशन नहीं है कि मुझे यार एक्सचेंज कराना है, ये करना है, वो करना है। मैंने अपना जो भी यूपीआई इंटरफेस यूज कर रहा हूं मैंने निकाला, पेमेंट की, मेरा काम हो गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब देखिए मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेटा देने वाला हूं। 2000, ये टेबल देखिए, नीचे से शुरू करता हूं। 2016 में 35 यूपीआई पार्टनर्स थे अलग अलग, जैसे एयरटेल है, अमेजॉन है, इधर है, उधर है, बहुत सारे हैं ना। और 2.65 मिलियन ट्रांजैक्शन हमने किए, जो कि 8,930 मिलियन रुपीस जो हैं, इतने का ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, यूएसडी वैल्यू अगर देखेंगे तो 0.12 बिलियन डॉलर्स है। आज हालत यह है, जबकि पिछले साल 2024 में हमने 641 पेमेंट पार्टनर्स हो चुके हैं। मतलब 641 पार्टनर्स हैं जिनके थ्रू आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, भारत में मौजूद है। और इनसे हमने 1,39,995.98 मिलियन ट्रांजैक्शंस किए हैं। और कितना अमाउंट जो इंडियन रुपीस में है वो जरा देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 24,68,25,208 मिलियन भारतीय रुपया, मिलियन रुपीस, इतने का हमने ट्रांजैक्शन किया है। और अगर डॉलर में देखेंगे तो 2,850 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स के बराबर का हमने ट्रांजैक्शन किया है एक साल में। 2025 में अभी एक महीना बीता है, 641 ही पार्टनर्स हैं, 16,996 मिलियन ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23,48,037 मिलियन इंडियन रुपीस का वैल्यू जो है वो ट्रांजैक्ट हो चुका है। और अगर आप इसे डॉलर में देखेंगे तो 267 डॉलर बिलियन डॉलर्स। आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अभी 2025 में क्या होने वाला है। हम 2024 के रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं। 2,850 यानी कि 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स, यही होता है ना। अगर गलत हो तो मुझे करेक्ट कर दिएगा। इतने का ट्रांजैक्शन हमने कर दिया, और इस साल शायद मुझे लग रहा है कि 3 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। यह है यूपीआई की ताकत और सिंप्लिसिटी, और ये हम इन सारे देशों को दे रहे हैं। और कतर भी उसमें शामिल हो गया। कतर को दिखा होगा ना भाई कि यार ये तो कमाल की चीज है। ना नोट छापने का खर्चा, ना नोट को वेयर हाउस में रखने का खर्चा, फिर उसको बदलने का खर्चा, उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीजें, उसका खर्चा। आपका मोबाइल है, मोबाइल में हर चीज है, यूपीआई से पेमेंट करते रहिए, कितने खर्चे बचे। क्यों ना करे टेररिज्म का जिक्र। टेररिज्म का उन्होंने कहा जी, और आपको पता है वो उन्होंने कुवैत को राजी करा लिया था। ये तो कतर है, कतर को कहा जी तमाम टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और उन्होंने कहा जी कि हम इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर, ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल मैकेनिज्म्स। ये चीज है। और वो कह रहे हैं कि जी हाँ साइबर सिक्योरिटी ये वो। सो ये आपने देखा, ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ये पाकिस्तान के रिलेटेड है। एंड कतर एग्री कर गया कि जी ठीक है हम आपको ये करते हैं। वो एग्री कर गए हैं भाई, वो एग्री कर गए हैं। उन्होंने कहा ठीक है आप कह रहे हैं तो हम कर लेते हैं। उन्होंने इस चीज को मना लिया, उनको कतरियों को, कि ठीक है आप कहें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तो कहते ठीक है ओके नेक्स्ट बताएं। तो पाकिस्तान का तो पैराग्राफ मौजूद है ना टेररिज्म, लेकिन उसकी वजह यह है कि हम अपना केस नहीं ना लड़ते, केस नहीं लड़ते। हम अपना डाटा स्टैटिस्टिक्स दुनिया के सामने नहीं लेके जाते। हम बंद कमरों में बैठ के बातें करते हैं। हमें ज्यादातर शौक यही है कि यार बस ठीक है, हमें ज्यादातर शौक यही है कि ठीक है ना सर, हमें ज्यादातर शौक यही है और कोई हमें शौक नहीं है। एंड व्हाई इंडिया एग्री, गेट एवरी अरब कंट्री एग्री ऑन दिस आइडिया कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंडेम करें। वो कौन सी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है? क्या चाइना के साथ इनकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है? क्या श्रीलंका के साथ है? क्या मालदीव्स के साथ है? भूटान के साथ है? तो जो हमारे दोस्त हैं उनको इतना तो ख्याल करना चाहिए कि ये पाकिस्तान के जो खिलाफ स्टेटमेंट जारी है उस पर तो
दे शुड स्टैंड विद पाकिस्तान। फूड सिक्योरिटी, ये इंडिया क्यों स्टैंड करे पाकिस्तान के साथ? आतंकवाद को आप सपोर्ट करें और वो भी आपका सपोर्ट करें? क्या बात कर रहे हैं सर आप? चलिए, आपने ये तो माना कि चाइना के साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं है, भूटान के साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान कर रहा है तभी तो है ना। पाकिस्तान करना बंद कर दे, अपने आप चीजें बंद हो जाएंगी, हम कहना बंद कर देंगे। बंद तो करे पाकिस्तान पहले। और अब पूरी दुनिया को दिख गया है, मुस्लिम वर्ल्ड को भी दिख गया है। ये इंडियंस का फेवरेट सब्जेक्ट है, बिकॉज उनको पता है कि अरब वर्ल्ड के पास फूड ही कोई नहीं है, तो ये फूड हम नहीं देनी है उनको, ये फूड हमने ही देनी है उनको। फूड इंडियन समझते हैं कि हमने अरब वर्ल्ड को फूड हमने देनी है, उनको बता दें, क्योंकि अरब वर्ल्ड के पास तो वो कतर की, छोटा सा कतर है, बड़ी हाई क्वालिटी उनको फूड चाहिए। और आप कभी उनकी मार्केट्स में जाएं, बेहतरीन किस्म के वेजिटेबल एंड फ्रूट होता है, बेहतरीन, सारा इंपोर्टेड। सहराओं में क्या उगता होगा? कुछ भी नहीं। ठीक है सर, कुछ भी नहीं उगता वहां पे। लेकिन समहाउ मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, दैट इज़ दिस। इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है कि भाई, जिस तरह इंडियंस फूड के इनसिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आप भी फूड सिक्योरिटी की। अब पाकिस्तान ने 2.5 लाख एकड़ ज़मीन जो है और उसको कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है, विच इज़ नाइस। बस इट मीन्स कि वी नीड टू, हमें चीज़ें ग्रो करनी चाहिए, आगे लेके जानी चाहिए, और टारगेटेड मार्केट ढूंढनी चाहिए, और उस मार्केट में अपनी चीज़ें बेचनी चाहिए। सो पायन जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो कतर को देखते हैं, उनको समझ। तो पाकिस्तान की फौज कर तो रही है। ये दो खबरें लगाता हूं भाई। करीब 30,000 एकड़ जमीन उसने शायद कहीं केपीके में ली है, या कहाँ ली है, सिंध के इलाके में ली है। और 50,000 या 55,000 एकड़ कहीं और ली है। और इसके अलावा बहुत पहले से पहले की जमीनें पड़ी, वो अपने लिए खेती करते हैं। वो अब वो कंपनी खोलेंगे, वो करेंगे। आपकी फौज कंपनी चलाती है ना, तो ये वाली कंपनी भी खोल रहे हैं वो, इसीलिए तो जमीन ले रहे हैं, खेती कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि विद एवरी पासिंग डे वो पायदान उधर किधर चले गए ने, वो किधर चले गए हैं, वो किधर जा रहे हैं, वो क्यों इंडिया चले गए? क्यों आप को इस लाइन लेंथ को नहीं रीड कर सके? क्यों भाईजान आप इस लाइन लेंथ को नहीं रीड कर सके? ये सवाल है। और मुझे पता है इस सवाल का जवाब जो है, आपको भी पता है। जो हमारे भाईजान देखते हैं कि मिडल ईस्ट हमारे हाथों से कैसे निकल गया, पर हमारी लीड की प्रायोरिटी ये थी। हम क्या कर सकते हैं भाई? हमारी ये लीड की प्रायोरिटी ये थी कि हमने जाना है, उनसे पैसे लेने हैं, वापस आ जाना है। हमारी लीड की प्रायोरिटी ये थी। हमारी लीड की प्रायोरिटी ये नहीं थी कि हमने बिजनेस कैसे डेवलप करना, उन्होंने कहा साड़ी यारी कैसे बिल्ड होगी इनके साथ, चलो गल ही मुक गई। हमारी दोस्ती इनसे कैसे बिल्ड होगी? मैं तो आपको पता है बहुत देर से एक ही बात कर रहा हूँ, इंडिया का जो मिडल ईस्ट के करीब होना है, ये पाकिस्तान के लिए दिस इज अ स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज है। लेकिन दुनिया एक दूसरे के साथ इसलिए करीब होती है बिकॉज व्हेन दे फाइंड अपॉर्चुनिटीज, वो अपॉर्चुनिटीज जब देखते हैं वो तब करीब होते हैं, वो ऐसे नहीं करीब होते, एवें राह जाते नहीं करीब हो जाते। उनको करीब होते हैं जब तो वो किसी वजह लॉजिक से भाई साहब होते हैं। इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक करवाना अमेरिका के बस की बात नहीं रही। अगर कोई मुल्क ताल्लुकात ठीक करवा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरब वर्ल्ड करवा सकती है। और अरब वर्ल्ड में भी फिर वो मुल्क हैं जिनकी जिनकी रिलेशनशिप इंडिया के साथ बेहतर है। कि इंडिया हर उस अरब मुल्क के करीब होना चाहता है जो कि अमेरिका के करीब है। उसकी वजह यह है कि उसके साथ लाइन लेंथ मिलती है उनकी। एंड देन कतर के पास रिसोर्सेज हैं, कतर के पास रिसोर्सेज हैं। अभी देखें ना, ये ओमान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कतर के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जीसीसी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पाकिस्तान कहाँ खड़ा? ठीक है, दुनिया क्यों हमें जो है उसने इग्नोर किया? क्यों हम वो अपना रास्ता वो नहीं कर सके? क्यों हम वो चीज़ नहीं कर सके जो हमें करनी चाहिए? दिस इज़ व्हाट आई थिंक, दिस इज़ व्हाट आई से। और दूसरा, हम क्यों इस चीज़ को नहीं महसूस कर पाए? क्यों इस चीज़ को नहीं महसूस कर पाए कि कतर ने क्यों, एक वो जिसे कहते हैं ना, पहले हम कहते थे जी वो नहीं जी नहीं, इनके करीब नहीं जाना जी, ये हिंदू हैं। ठीक है ना जी, इनके करीब नहीं जाना, ये हिंदू हैं। अब बताएं मुझे, क्या लेंस है अरब वर्ल्ड का? क्या लेंस है अरब वर्ल्ड का? कि अरब वर्ल्ड हर हर जो जो मुस्लिम मुल्क हैं
वो इंडिया को किस लेंस से देख रहे हैं? इट मीन्स कि हमने माजी में जो सारे का सारा प्योर लेंस था देखने का, वही उन्होंने चेंज कर दिया। सो जो फ्रेमवर्क हमने लगाया हुआ था, जो फ्रेमवर्क हमने अरब वर्ल्ड के आगे रखा हुआ था, उस फ्रेमवर्क को उन्होंने उखाड़ के पीछे रख दिया। पाकिस्तानियों सुन रहे हो, आपकी कंट्री के एनालिस्ट हैं, कह रहे हैं कि मुसलमान देशों में जो फ्रेमवर्क पाकिस्तान ने भारत को लेकर लगाया था उसको मटियामेट कर दिया है भारत ने, उखाड़ फेंका है, तबाह कर दिया है। उस फ्रेमवर्क को ही उन्होंने उखाड़ के पीछे रख दिया। ठीक है सर, इसको आप इधर से आप अंदाजा लगा लें कि वो फ्रेमवर्क की क्या वैल्यू रह गई, फ्रेमवर्क की क्या वैल्यू रह गई, और फ्रेमवर्क को आप कैसे वो जो है वो देखते हैं, और क्या उसमें देखेंगे और क्या करेंगे। अरब वर्ल्ड ने रियलाइज कर लिया कि भाई हमें हर कीमत के ऊपर मज़हब, नज़रियात, आइडियोलॉजी की बुनियाद के बियॉन्ड होके चलना है। लेकिन अगर आप इंडिया के हवाले से देखें तो इंडिया इज थिंकिंग फ्रॉम एन आइडियोलॉजिकल लेंस। इंडियन लीडरशिप की जो फॉरेन पॉलिसी है, दैट इज ऑन आइडियोलॉजिकल लेंस है। लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। लेकिन एट होम हिज फॉरेन पॉलिसी एंड हिज पॉलिटिक्स इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। एंड दैट आइडियोलॉजी ये है कि मैंने हिंदू जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको, जैसे आप डॉक्टर जयशंकर की बुक लिखें, पढ़ें, वाई भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर्स आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वाई भारत मैटर्स के अंदर कितना ज्यादा वो सारी की सारी जो डिप्लोमेसी है, सारी की सारी जो डिप्लोमेसी है, वो उसी को एक्नॉलेज करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं कि भाई साहब ये तो जिसे वो कहते हैं ना कि हम जी फलां हमारे जो लॉर्ड थे उससे हमने ये सीखा, फलां से हमने ये सीखा। सो नरेंद्र मोदी के बारे में ये भी तासुर आ रहा है। नहीं तो इसमें गलत क्या है? हमारे पास अगर उस सेक्टर से जुड़े चीजों के एक 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 मतलब क्या कहें, बेस्ट लोग मौजूद थे और उनकी चीजें लिखी हुई हैं, हमें उनसे सीखने से उनसे फायदा हो रहा है, तो इसमें बुरा क्या है? अगर कोई कहे कि भाई डॉन ब्रैडमैन हैं और डॉन ब्रैडमैन से क्रिकेट जरूर सीखनी चाहिए, वो जिस स्टाइल में खेलते थे उनसे सीख लेनी चाहिए, तो डॉन ब्रैडमैन तो अपने आप में बहुत बड़े एक बैट्समैन थे ना, तो उनसे सीखना बुरी बात है क्या? आप उनसे बेहतर कोई चीज बता दो। तो हमारे लिए चाहे वो डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी किताब में भगवान कृष्ण का जिक्र किया है, उन्होंने भगवान हनुमान का जिक्र किया है, इनसे बेहतर हमें कोई मिला ही नहीं अभी तक डिप्लोमेसी में। और ये बातें तो डॉक्यूमेंटेड हैं, हम कोई हवा हवाई बात, सुनी सुनी बात पर नहीं करते, ये चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं हमारे यहां, हम उनसे सीखते हैं। हमारे महाभारत है जिसमें कृष्ण की पूरी पॉलिटिक्स झलकती है, पूरी डिप्लोमेसी झलकती है। तो हम अपने आइडियल से नहीं सीखेंगे, जो सबसे बेस्ट है हम उनसे नहीं सीखें, किसी राह चलते आदमी से सीख लें। उनसे बेहतर एग्जाम्पल हमारे सामने कोई नहीं है, ना भगवान हनुमान से है ना भगवान कृष्ण से, इनसे बड़ा एग्जाम्पल कोई है ही नहीं। आप बता दो कि इनसे बड़े एग्जाम्पल ये हैं, साबित करके बताओ। नहीं मिलेगा, इसलिए हम उनको फॉलो करते हैं। आचार्य चाणक्य को हम किस लिए फॉलो करते हैं? उनसे बेहतर वो बातें किसी ने कही नहीं है, और आज भी वो परफेक्ट है, इसलिए हम उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो दी है इंडिया को, नरेंद्र मोदी ने अपने वो जो बैरियर हैं वो तोड़े हैं। ठीक है, बैरियर तोड़े हैं, और वो बैरियर इसलिए तोड़े हैं कि बिकॉज वो कॉन्फिडेंट है। वो बैरियर इसीलिए तोड़े हैं बिकॉज वो करप्शन नहीं कर रहा। वो बैरियर इसीलिए तोड़े हैं बिकॉज उसके ऊपर कोई ऐसे चार्जेस नहीं है। वो बैरियर इसीलिए तोड़े हैं, उनकी फैमिली नहीं है, उसे पता जो कर रहा है। एक चीज तो मुझे नरेंद्र मोदी की पसंद है कि वो जब व्हेन ही गोज अराउंड द वर्ल्ड तो वो एलीट से कोऑर्डिनेट नहीं करते। वो किससे कोऑर्डिनेट करते हैं? ही कोऑर्डिनेट्स विद द वर्किंग क्लास, वर्कर्स, साइंटिस्ट। अभी पेरिस में जब मक्सई के अंदर गए तो वो साइंटिस्ट से मिले, ही डिडंट मीट द एलीट। वो चाहे तो मिल सकता है लेकिन नहीं मिला। सो इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी हैज डिसाइडेड कि उसने एक लेगेसी छोड़नी है, एंड दैट लेगेसी इज कि मैंने अपनी क्लास के लोगों को ऊपर उठाना है, अपनी क्लास के लोगों को ऊपर उठाना है। और ये उनको इस चीज की समझ आ गई है कि मेरी क्लास यही है, मेरे यही लोग हैं, मेरे यही लोग हैं, मेरी यही क्लास है। चलिए वीडियो खत्म हो गया। और बिल्कुल
आप बताइए कि कुछ इसमें गलत है? हम अपने इतिहास को, हम अपनी चीज़ों को कैसे भूल जाएं? रामायण महाभारत हमारे लिए हमारे इतिहास है, और अगर हम उनसे आज भी कुछ सीख कर उन चीज़ों को इम्प्लाई करके हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? और रही बात बाकी मुस्लिम वर्ल्ड से, तो बिल्कुल हमने अच्छा काम किया है और उनका भरोसा हम पर बढ़ा है। उसने पाकिस्तान का जो लेंस था वो तोड़ा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का वो नकली लेंस है जो भारत के लिए लगवाया उसने, और सऊदी अरब और मुसलमान देश ये सब समझ चुके हैं। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिए। भाई चीमा जी ने जो बातें कही हैं आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं? कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,